तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग कुछ परिमेयिका पढ़ेंगे। आपकी किताब में पाठ 1 को पढ़ने से पहले कुछ नियम पढ़ना होगा, कुछ परिमेयिका और एल्गोरिथम पढ़नी होगी। ठीक, कुछ नियम पढ़ना होगा। तो पिछली क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी ले चुके थे। क्या कर चुके थे? पिछली क्लास में हम संख्याओं के बारे में जानकारी ले चुके थे कि संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, किस किस संख्याओं को किस किस श्रेणी में बांटा गया, कौन सी संख्याओं को किस प्रकार की श्रेणी में रखा गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या कर चुके थे? हम बात कर चुके थे। तो आज हम लोग संख्याओं के बारे में जब हमें पूर्ण ज्ञान हो चुका है, तब हम इन्हीं संख्याओं का उपयोग करते हैं नियमों को बनाने में। जब हमारे गणितज्ञों को संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी हो गई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हमें नियम बनाया जाए ना। जब उन्हें संख्याओं के बारे में जानकारी हो गई, तो उन्होंने वो सब सोचने लगे कि अब तो हमें संख्याओं के बारे में जानकारी हो चुकी है, अब हम लोग चलिए अपना नियम बनाते हैं। तो उन्हीं सब लोगों ने अपने अपने नियम और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि संख्याओं का खेल ऐसे ऐसे होता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो हम संख्याओं को पढ़ चुके थे। क्या कर चुके थे? संख्याओं को हम पढ़ चुके थे। अब आज हमें कुछ नियम पढ़ना है। उन्हीं संख्याओं से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हमारे बुक में नियम दिए गए हैं। उन्हीं नियम को पढ़ेंगे और उन्हीं के आधार पर हम अपनी संख्याओं को से संबंधित जो समस्याएं दी रहेंगी उन सभी को हल करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि आज हम लोग केवल 2 चीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या? केवल 2 चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। आप लोग अपने दिमाग में ध्यानपूर्वक बैठा लीजिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम लोग केवल 2 चीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? हमें आज केवल क्या पढ़ना है? हमें आज पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब बात आती है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ना, अरे भाई, जब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों को परिमेयिका और एल्गोरिथम इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैथ पढ़ने में कम मज़ा आता है। मैथ पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब उसकी हमें जड़ मालूम होती है। क्या मालूम होती है? उसका आधार हमें जब मालूम होता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे हुआ, तभी हमें मैथ पढ़ने में मज़ा आती है। वरना ऐसे रटते जाओ पढ़ते जाओ, रटते जाओ पढ़ते जाओ, क्या फ़ायदा है ना। तो हमें पढ़ना है आज क्या? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन, क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फर्स्ट पर इसे पढ़ना है और सेकंड पर क्या पढ़ना है? नंबर 2 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमें इसे पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि परिमेयिका और एल्गोरिथम कहते किसे हैं। क्या चीज़ बच्चों? परिमेयिका और एल्गोरिथम कहते किसे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, हमें पढ़ना है परिमेयिका और क्या पढ़ना है? एल्गोरिथम। तो परिमेयिका और एल्गोरिथम ये एकदम बेसिक से हम पढ़ाएंगे। मतलब हमारी क्लास में आप लोगों को ऐसा फील होगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है ना। तो परिमेयिका और एल्गोरिथम पढ़ाएंगे। परिमेयिका, क्या? परिमेयिका और नंबर 2 पर एल्गोरिथम। क्या? एल्गोरिथम।
रिथम ना, परिमेयिका और एल्गोरिथम। तो ध्यान से देखिए, परिमेयिका और एल्गोरिथम कहते किसे हैं? हमारी जो परिमेयिका मतलब परिमेय होती है ना, परिमेयिका मतलब परिमेय जो होती है, हमारी परिमेयिका सिद्ध किया गया कथन होता है। क्या होता है? सिद्ध किया गया हमारा कथन होता है, जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। परिमेयिका हमारा क्या होता है? परिमेयिका हमारा सिद्ध किया गया एक कथन होता है, जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में कोई व्यक्ति यह बता दे कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी ना, मतलब सिद्ध कर दे। जो कथन मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? कथन है ना। मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या है? कथन है। और मैं अपने कथन को सिद्ध कर दूँ, प्रूव कर दूँ कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ ये सत्य है। तो इसी के आधार पर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मान लो, तो आप लोग इसी के आधार पर हम उसको ठहराएंगे कि सही है कि गलत है। उसी प्रकार परिमेयिका क्या होती है? सिद्ध किया गया एक कथन होता है, मतलब पहले से सिद्ध हो चुका है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तब उसका उपयोग हम अन्य कथन, समस्याएं दी रहेंगी, उन समस्याओं को सिद्ध करने में हम उसी कथन का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या होगा? उसी को कहेंगे परिमेयिका। और एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम हमारी एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? पदों या चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक, एल्गोरिथम क्या होती है? पदों या चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिसका उपयोग हम किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में करते हैं। जिसका उपयोग हम क्यों करते हैं? किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए परिमेयिका। अब समझ गए होंगे परिमेयिका और एल्गोरिथम कहते किसे हैं। यूक्लिड विभाजन, परिमेयिका और एल्गोरिथम हम बता रहे हैं ना। तो परिमेयिका एक सिद्ध किया गया कथन होता है। लिखो, परिमेयिका एक सिद्ध किया गया कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है, जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को अन्य कथनों को सिद्ध करने में, अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। परिमेयिका क्या होती है? परिमेयिका हम आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं। अब इसके बाद हमारा आता है एल्गोरिथम का नंबर। तो आप लोग समझिए एल्गोरिथम क्या होता है। यह सुपरिभाषित, ठीक, सुपरिभाषित पदों, या इसी को आप बोल लीजिए, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं पदों, या इसी को क्या कहते हैं? चरणों की, यह सुपरिभाषित पदों या चरणों की एक श्रेणी होती है। एक श्रृंखला बोलो या श्रेणी बोलो, श्रृंखला होती, क्या होती है? पदों या चरणों की एक सुपरिभाषित पदों या चरणों की श्रृंखला होती है, जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में काम में लाई जाती है। या फिर हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग हम
किसी विशेष विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में करते। ठीक, तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि हमारी परिमेयिका क्या होती है। परिमेयिका एक सिद्ध किया गया कथन होता है। ठीक, वो पहले से सिद्ध कर दिया गया होता है, जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, परिमेयिका हो गई। और इसके बाद हमारा एल्गोरिथम का नंबर आता है। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित, मतलब पहले से ही वो परिभाषित कर लिया गया, सुपरिभाषित पदों या चरणों की एक श्रृंखला होती है। जैसे पहला नियम, पहली श्रृंखला में ये नियम, दूसरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला, इसी तरह से हम जाते जाएंगे। ठीक, तो एक श्रृंखला होती है जिसका प्रयोग हम किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में करते हैं। अब परिमेयिका और एल्गोरिथम का प्रयोग हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के कथन को सिद्ध करने में, एक विशेष प्रकार की समस्या को सिद्ध करने में करते हैं। तो हम इसका उपयोग अब कहाँ करेंगे, हमारे बुक में HCF ज्ञात करने की एक विशेष प्रकार की समस्या दी गई होगी। क्या दी गई होगी, HCF ज्ञात करने की एक विशेष प्रकार की समस्या दी गई होगी कि आप लोग ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनका क्या कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वो एक समस्या हो गई और उसी समस्या को हल करने समस्या हो गई, और वही समस्या निश्चित कर दी गई है कि हाँ आपके बुक में यही समस्या दी रहेगी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो वो क्या हो गई, एक विशेष प्रकार की समस्या हो गई ना। तो वो क्या हो गई, एक विशेष प्रकार की समस्या हो गई। तो उसी समस्या को हल करने के लिए हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और परिमेयिका किसी कथन को सिद्ध करने के लिए करेंगे कि दिया होगा, जैसे दिया होगा कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ कथन है, 2 और 2 मतलब 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हमारा कथन हो गया। अब इसी कथन को हमें प्रूव करना है कि हाँ 2 और 2 4 होते हैं। तब हम क्या करेंगे, हम परिमेयिका लगाएंगे, क्योंकि ये किसी कथन को सिद्ध किया जाता है। ठीक, और एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या दी गई होगी, उस विशेष प्रकार की समस्या को एल्गोरिथम द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक, अब आप लोग परिमेयिका और एल्गोरिथम से परिचित हो गए होंगे। अब एक बात और समझ लीजिए कि एल्गोरिथम शब्द आया कहाँ से ना। जैसे जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ो तो भाई ठीक से पढ़ो वरना मत पढ़ो। मैं यही आपको सजेशन दूंगा। अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक, अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो वरना मत पढ़ो। जो काम करो वो अपने तन मन धन सब चीज़ से करो ना। तो उसी प्रकार हम जब मैथ पढ़ रहे हैं तो अब एल्गोरिथम शब्द आया कहाँ से जानना चाहिए। मैथ में वैसे तो ये कहीं आएगा नहीं, पेपर में भी नहीं आएगा, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए ना कि ये शब्द कहाँ से आया। तभी तो हम एक बेस्ट टीचर कहलाएंगे ना। टीचर बनने के लिए टीचर का गुण होना आवश्यक है, ये नहीं कि वैसे पढ़ाने लगो। रटाओ बच्चों को। तो एल्गोरिथम शब्द आया कहाँ से, ध्यान से सुनो। एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब आपके बुक में एक वैज्ञानिक थे, एल ख्वारिज़मी। कौन वैज्ञानिक थे, एल ख्वारिज़मी। ठीक, काले मार्कर से लिख दे रहे हैं। समझिए
कि एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था, एल ख्वारिज़मी। क्या नाम था, एल ख्वारिज़मी। एल ख्वारिज़मी नामक वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर क्या किया गया, एल्गोरिथम का नाम रखा गया। ठीक, उन्हीं के नाम पर क्या किया गया, एल ख्वारिज़मी के नाम पर एल्गोरिथम का नाम रखा गया। ठीक बच्चों, एल ख्वारिज़मी के नाम पर क्या रखा गया, एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है। अब आप ये भी जान लीजिए, आपने गणित में अलजेब्रा नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है, अलजेब्रा नाम ना, गणित में आप लोगों ने अलजेब्रा नाम तो ज़रूर सुना होगा। क्या अलजेब्रा, मार्कर चल नहीं रहा है, क्या अलजेब्रा, ठीक, अलजेब्रा नाम आप लोगों ने सुना होगा। एल्गोरिथम, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यहीं से अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति भी हुई है, लेकिन एल्गोरिथम की उत्पत्ति इनके नाम से हुई है। कहाँ से हुई है, एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति इनके नाम से हुई है। और अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था, याद नहीं आ रहा है, उस पुस्तक का नाम वहीं से इस शब्द की छोड़ जाने दो। उस पुस्तक का नाम था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के नाम के आधार पर ही इसका नाम अलजेब्रा रखा गया। ठीक, क्या किया गया, उन्हीं के नाम पर, उसी बुक से इसका नाम लिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, अलजेब्रा रखा गया। अब आप लोग इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। परिभाषा आपके बुक में दिया गया है, उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन, सबसे पहले परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन तो हमने बताया कि परिमेयिका क्या होती है, सिद्ध किया गया एक कथन होता है। जैसे हम बोले कि हमारा स्कूल हमारे घर से 500 मीटर दूर है, तो ये कथन है। ठीक, हमारा स्कूल हमारे घर से 500 मीटर दूरी पर है, तो ये क्या हो गया, कथन हो गया। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, अरे भाई परिमेयिका कथन तो कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता है ना। न्यूटन ने सिद्ध किया होता तो न्यूटन की परिमेयिका, आर्यभट्ट ने सिद्ध किया होता तो आर्यभट्ट की परिमेयिका। इस परिमेयिका जो आपके बुक में दी गई है, इस परिमेयिका को किसने सिद्ध किया था, यूक्लिड ने सिद्ध किया था। तो और वो किस पर आधारित थी, वो परिमेयिका भाग पर, विभाजन पर आधारित थी। ठीक, दो संख्याओं को बांटने, मतलब दो संख्याओं को विभाजित करने के नियम पर आधारित थी। तो यूक्लिड ने एक परिमेयिका, एक कथन को सिद्ध किया था, तब वो परिमेयिका हो गई। और वो कथन किस पर आधारित थी, विभाजन पर आधारित थी, बंटवारे पर आधारित थी, इसलिए विभाजन परिमेयिका हुई। तो और किसने सिद्ध किया, यूक्लिड ने, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गई। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या, आप जान गए होंगे कि विभाजन मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो जाहिर सी बात है कि
दो संख्याएं होंगी और उन्हीं दो संख्याओं पर ये आधारित होगी। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों ने क्लास 3, 2, 4, 5, 6 में नहीं 5, ठीक, 5 तक, तो 5 तक आपने जोड़ पढ़ा, घटाव पढ़ा, गुणा पढ़ा, भाग पढ़ा, वही चीज़, सेम वही चीज़। आप कहोगे कि हमें आप भाग सिखा रहे हैं, क्लास 10th में हम लोग पहुंच गए हैं तो हमें भाग सिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ओहो, तो हम आप लोगों को क्या सिखाएंगे? भाग सिखाएंगे, गुणा सिखाएंगे, ठीक। तो चलिए भाग सिखाते हैं। लाइट बंद हो गई थी, उसी को चालू करने गए थे। तो चलिए देखिए, जैसे हम लेते हैं 9 लीजिए, हम आपको क्या सिखाएंगे? भाग, क्योंकि आप लोगों को भाग नहीं आता है, ठीक। तो देखिए, मार्कर चल क्यों नहीं रहा? 9 लीजिए, हट, 9 लेते हैं। अब 9 को लेने के बाद हम इसे 2 से भाग देते हैं, ठीक। 9 को लेते हैं, 9 को लेने के बाद 2 से इसे भाग देते हैं। कितने बार जाएगा? 4। यहाँ कितना आएगा? 8। और जब भाग देंगे तो 1, ठीक। ये हमारा क्या है? भागफल है। क्या है? भागफल। ये हमारा क्या है? भाजक। ये हमारा क्या है? शेषफल। और ये हमारा क्या है? भाज्य, ठीक। देखिए, 2 लिया और 9 लिया, 2 संख्याएं हमने ली। कौन कौन सी? 2 और 9, ठीक। समझिए ध्यान से, हमने 2 संख्याएं ली। कौन कौन संख्याएं? 2 और 9। अब इन संख्याओं 2 से 9 को हमने भाग दिया तो भागफल, शेषफल प्राप्त हुए। कितना? 4 और 1। तो भागफल प्राप्त हुए, शेषफल प्राप्त हुए। अब तो इन्हीं दोनों संख्याओं में यूक्लिड ने इन्हीं दोनों संख्याओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने कथन को प्रस्तुत किया। अब वो कथन कौन थे? ध्यान से सुनिए। 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे, ऋणात्मक तो नहीं लेंगे कि -9 में भाग दीजिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे, उसमें किसी संख्या से भाग देंगे और जो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होगा उसी के बारे में हम रिलेशन प्राप्त करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। वही यूक्लिड ने किया था, आज वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R इस्तेमाल क्यों रहता है? Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। क्या? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और B से छोटा होगा, ठीक। जहाँ R 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होगा। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यही तो है। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R
का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। ये चीज़ जब हम बोले तो आप लोगों के समझ में कुछ कम आया होगा, आप लोगों के समझ में कुछ कम आया होगा। तो ध्यान से देखिए, जब हम इसे छोटी कक्षाओं में आप लोगों को छोटे छोटे टीचर क्या पढ़ाते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये सभी लोग जानते हो कि नहीं? ध्यान से देखिए, पढ़ाए होंगे आप लोगों को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही तो पढ़ाए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब ध्यान से देखिए, हम शेषफल को ये जो कथन हमने लिखा, ये क्या हम ऐसे हमेशा वाक्य के रूप में लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल? ऐसा लिखना लंबा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। हम लोग अपने मैथ में संकेत के रूप में चीज़ों को लिखते हैं। मैथ क्या है? सांकेतिक एक भाषा है। मैथ क्या है? हमारी एक सांकेतिक भाषा है। तो हम जो है इसको संकेत के रूप में लिखेंगे जिससे हमें टाइम ना लगे। तो हम शेषफल को मान लेते हैं r, ठीक, भाज्य को मान लेते हैं a, भागफल को मान लेते हैं q और इसको मान लेते हैं b, ठीक। अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से सुनना, ये परिमेयिका बच्चों के समझ में बहुत कम आती है, ठीक। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, ठीक, हमने धनात्मक पूर्णांक क्या लिया? 2 और 9 लिया। क्या लिया था? 2 और 9 लिया था ना। तो a क्या है? a क्या है? 9 है ना। a और b यही दो पूर्णांक हमें ज्ञात थे और इसमें कह भी रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, तो a हमने इसको मान लिया, b हमने इसको मान लिया, नहीं, b हमने इसको माना, a हमने इसको माना। 9 और 2 लीजिए, 9, 2 ऐसे लिखो, तो a हम इसको माने, b इसको माने। तो ध्यान से देखिए, वही तो कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, तो दो धनात्मक पूर्णांक 9 और 2 हमें प्राप्त है। 9 को हमने a माना, 2 को हमने b माना। यहाँ से देखिए, भाज्य a और भाजक b, वही तो लिखे हैं। अब इसके बाद जब हम दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान है कि ये क्या हो गई? भागफल जब भाग देंगे तो दो संख्या, ठीक, ये दोनों दी गई हैं। ऐसी अद्वितीय संख्या, अद्वितीय मतलब जिसके समान इस दुनिया में कोई भी ना हो, वही क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता है, ठीक, अनोखा, अद्वितीय। तो अच्छा, अद्वितीय इसको क्यों बोला गया? 2 से 9 में जब भाग देंगे तो भागफल 4 आएगा, शेषफल 1 आएगा कि नहीं? तो क्या हम जब इसमें भाग दे रहे हैं तो भागफल 9 और शेषफल 1 आ रहा है, तो क्या दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति अगर देगा तो भागफल शेषफल बदल जाएगा? 2 से 9 में भाग देगा, वही आएगा जो हमारे करने पर आया है, 4 और 1 ही आएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति भाग दे तो 4 और 1 ही आने वाला है। तो ये क्या हुई? अद्वितीय संख्या, मतलब यही आएंगी, एकदम कन्फर्म है यही आएंगी। तो ये क्या हुई? अद्वितीय संख्या हुई। तो अद्वितीय संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r। समझ में आया? a बराबर बी क्यू प्लस r। तो भाज्य क्या है हमारा? भाज्य है a, तो यहीं पर हमने a लिख दिया। क्या लिखा? भाज्य a है तो a लिख दिया, बराबर भाजक क्या है? भाजक देखिए b है, इंटू भागफल क्या है? q है, और प्लस शेषफल क्या है? r है। अरे वही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे, कि कोई दूसरा हमने लिखा है। a बराबर बी क्यू प्लस r। अब ध्यान से समझ में आया कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है। अब ये रिलेशन देखो कि r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा ना। तो ध्यान से देखो, r का मान यही तो है,
ना, r का मान यही है। तो ये क्या है, b है। अगर r का मान b से बड़ा आता, मान लो 3 आता, तो एक बार और भाग जाता और यहाँ पर 2 आता, फिर 1 हो जाता। तो r का मान हमेशा b से, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा आएगा ना। अगर उससे बड़ा आया तो फिर भाग चला जाएगा उसमें और वो संख्या छोटी हो जाएगी, इसलिए हमेशा b से छोटा होगा r। और 0 के बराबर भी होगा। मान लो 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर 2 ही आ जाता तो 2 से भाग देते तो 2 और 2 चला जाता, 0 हो जाता। तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि ये परिमेयिका आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गई। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गई, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की बात करेंगे। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब ये क्या चीज़ होती है, ये भी समस्या खड़ी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म तो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से, ध्यान से सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से HCF मतलब कि मासा ज्ञात करने की तकनीक को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गई। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग करने के बाद उसी के प्रयोग से हम मासा ज्ञात करेंगे और वही तकनीक क्या कहलाएगी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाएगी। ठीक, तो हम इस वीडियो में आप लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ा दिए हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पर हम सवाल लगाएंगे। ठीक, तो आप लोग इससे रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, तब नेक्स्ट क्लास हमारी पढ़िएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए।